Hello everyone. In this particular video, I am going to share my strategy and approach of CA Final Paper 3 Advanced Auditing and Professional Ethics. Okay, firstly my marks मेरे को 64 मार्क्स मिले थे. अब इसमें है ना, मैंने 100 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट नहीं किया था, मैंने सिर्फ 88 मार्क्स का पेपर अटैम्प्ट किया था. ऐसा क्यों? क्योंकि मैंने सारे चैप्टर्स कवर भी नहीं किए थे. मैं 100% सिलेबस करके नहीं गया था. उस कारण से ही मैं जो चैप्टर्स मैंने कवर नहीं किए थे उनको मैं अटैम्प्ट नहीं कर पाया. तो ये चीज़ मैं इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपने बहुत सी वीडियोस के अंदर बहुत से जनों की बात सुनी होगी जो कहते हैं कि यू हैव टू कवर 100% कोर्स फॉर स्कोरिंग एग्जामिनेशन इन अ सब्जेक्ट लाइक ऑडिट. मेरे को इस मिथ को क्लियर करना था, इसलिए मैंने ये स्पेसिफिकली आपके सामने बात रखी है कि मैंने सिर्फ 88 मार्क्स का अटैम्प्ट किया था, उसके बाद भी मुझे 64 मार्क्स मिल गए. तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 100% कोर्स करने की ज़रूरत है. अगर आप कर सकते हैं 100% तो दिस इज़ वेल एंड गुड, यू शुड गो फॉर दैट. बट इफ़ आपको ऐसा लगता है कि आपके पास टाइम कम है या फिर आप थोड़े स्लो हो इन टर्म्स ऑफ रीडिंग थ्योरी सब्जेक्ट, तो आप स्किप कर सकते हैं कुछ पार्ट को. देन ऑल्सो यू आर एबल टू स्कोर 60+ मार्क्स. ओके, नेक्स्ट इज स्टडी रिसोर्सेज. मैंने ऑडिट के अंदर मल्टीपल स्टडी रिसोर्सेज को यूज़ किया था. क्यों? वो मैं आपको वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा. ठीक है, एक तो मैंने किया था ICI का मॉड्यूल यानी कि स्टडी मटेरियल. दूसरा मैंने किया था ड्रॉन चार्ट्स. सार्थक जैन सर के थे ड्रॉन चार्ट्स आते उनके. सिर्फ दो चीज़ों के लिए किया था. एक तो कंपनीज एक्ट के लिए ऑडिट ऑफ लिमिटेड कंपनी वाला चैप्टर है जो, और एक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के लिए. और क्वेश्चन बैंक मैंने किया था CA अतुल अग्रवाल सर का. ओके, नाउ फर्स्ट टाइम स्टडी यानी कि ड्यूरिंग द क्लासेस. देखो, ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, ड्यूरिंग द क्लासेस आपका जो मेन फोकस होएगा वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे होना चाहिए. क्योंकि आजकल ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम होते हैं कि अगर आपको कंसेप्चुअली स्ट्रांग होगे जब भी आप उनको अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट समझ पाओगे और अपना एक अच्छा सा आंसर फ्रेम करके लिख पाओगे. वो ज़माना गया कि आप 500-600 क्वेश्चन रट्टाफिकेशन करके गए और उसमें से पेपर आ जाएगा एंड आप पास हो जाओगे. हो सकता है कि सेम क्वेश्चन आ जाए, बट नाउ ए डेज जनरली ICI हार्ड पेपर ही बनाता है, नॉट फॉर ऑडिट बट फॉर ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. ओके, नेक्स्ट, मेक ऑडियो क्लिप्स ऑफ हार्ड कंसेप्ट. ये भी मैं हर वीडियो में बताता हूँ. अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो टफ है, टिपिकल है, और उस टाइम जब क्लास में सर ने आपको समझाया और आपको समझ में आ गया, तो उस टाइम उसका 1-2 मिनट की ऑडियो क्लिप बना लो अपनी लैंग्वेज के अंदर. तो क्या होएगा, जब आप वापस अपनी स्टडी लीव्स के अंदर उसको टॉपिक को पढ़ने जाओगे तो आप अगर सपोज भूल चुके होगे तो आपको वापस टीचर से कंसल्ट या फ्रेंड से पूछना या यूट्यूब पे रिवीजन वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी. आप आराम से अपना ऑडियो क्लिप सुनो, वॉइस नोट सुनो और उसको आप रिकॉल कर लोगे. नेक्स्ट, ये जो रेड पॉइंट्स है मैंने लिखे, ये कुछ मेजर गेम चेंजर पॉइंट्स थे मेरे लिए जिसके कारण मैं ऑडिट में इतने अच्छे मार्क्स स्कोर कर सका. फर्स्ट इज, मैंने स्टडी मटेरियल यूज़ किया था. अब स्टडी मटेरियल यूज़ करने का ये मतलब नहीं है कि स्टडी मटेरियल की एक एक लाइन मैंने अच्छे से लर्न कर ली, बिकॉज वो किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता. अपने को स्टडी मटेरियल के अंदर कीवर्ड्स को हाईलाइट करना होता है, अंडरलाइन करना होता है, और सिर्फ वही चीज़ें आपको लर्न करनी होती है. उसके अलावा सपोज़ कोई टॉपिक है जिसमें सपोज़ कोई चैप्टर है जिसके अंदर 10 टॉपिक है, तो साथ में कई बार ये भी आइडेंटिफिकेशन करना होता है कि 10 में से शायद 8 टॉपिक ही ऐसे हैं जिन पे क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है और अपने को वो 8 ही करने की रिक्वायरमेंट होती है. बचे हुए 2 अगर अपन छोड़ भी देंगे तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. और उन 8 टॉपिक के अंदर भी अपने को कीवर्ड्स को मार्क करके उनका रिलेवेंट पोर्शन ही करना होता है. अब मैंने इसके आगे लिखा है क्वेश्चन बैंक एंड कीवर्ड हाईलाइट वीडियो ऑफ CA अतुल अग्रवाल सर. देखो, कीवर्ड्स हाईलाइट करने में बहुत प्रॉब्लम आती है. इवन जब मैं भी स्टूडेंट था तो मेरे को भी बहुत कन्फ्यूजन होता था कि मैं कैसे आइडेंटिफाई करूँ कि क्या रिलेवेंट कीवर्ड है. कई बार ज़्यादा, कई बार कम हो जाता है. तो उसने मेरे को 2 चीज़ों ने हेल्प की. एक तो CA अतुल अग्रवाल सर है, उन्होंने अपने काफ़ी सारे चैप्टर्स के तो नहीं बट काफ़ी चैप्टर्स के कीवर्ड हाईलाइट वीडियो बनाए हुए हैं चैप्टर वाइज, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं. ये नहीं कह रहा कि वो वीडियो सफिशिएंट है 100%. उस वीडियो में बहुत अच्छी गाइड दी है सर के अंदर. आप उस बेसिस को यूज़ करते हुए और कुछ एक्स्ट्रा आपको कीवर्ड लगे तो और भी कर सकते हो, और बाकी वो तो है ही है. उसको आप एक हिंट ले सकते हैं कि कैसे कीवर्ड को आइडेंटिफिकेशन किया जाता है. और दूसरा जो सर का क्वेश्चन बैंक है ऑडिट का, उसके अंदर भी जितने भी क्वेश्चन है ना, 2-3 चैप्टर्स को छोड़ के हर चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, उन आंसर्स में जो कीवर्ड है वो बोल्ड किए हुए. तो अगर होता क्या है, अब जैसे कोई क्वेश्चन है, वो सेम का सेम क्वेश्चन का जो आंसर है ना वो स्टडी मटेरियल में भी कोई टॉपिक है, तो आप वहाँ से उन दोनों को मैच कर सकते हो.
जो बोल्ड वर्ड किए हुए हैं क्वेश्चन बैंक के अंदर, एक सेकेंड मेरी स्क्रीन टेढ़ी हो गई, ओके नाउ इट्स परफेक्ट। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था जो क्वेश्चन बैंक के अंदर आंसर है और वो सेम का सेम टॉपिक अगर स्टडी मटेरियल में है तो आप उस क्वेश्चन बैंक का जो आंसर है उसको देखो, उसमें जो बोल्ड वर्ड है वो कीवर्ड्स है और उनको आप अपनी स्टडी मटेरियल में मार्क कर दीजिए, और एक्स्ट्रा कुछ लगे तो वो भी मार्क कर दीजिए, और उस क्वेश्चन को आप एलिमिनेट कर दीजिए क्वेश्चन बैंक से, क्योंकि उसको रिवाइज करने की जरूरत नहीं है। और एलिमिनेट कैसे करोगे, वो जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, आंसर की नहीं, जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना वो स्टडी मटेरियल के उस टॉपिक के ऊपर लिख दो। तो उससे ये होएगा, सपोज कोई टॉपिक है जिस पे 5 बार क्वेश्चन बने, हर बार क्वेश्चन की लैंग्वेज अलग फ्रेम हुई, तो वो 5 के 5 क्वेश्चन को उठाओ और उस टॉपिक के आगे लिख दो स्टडी मटेरियल के अंदर, और नीचे आंसर तो जो लेटेस्ट स्टडी मटेरियल में है वही अपने को रेफर करना है, पुराना तो करना है नहीं, और कीवर्ड्स उसमें मार्क कर दो। तो उससे क्या आएगा, आप जैसे ही वो टॉपिक पढ़ोगे ना आपके 5 क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाएंगे, आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं है, और क्वेश्चन बैंक से 5 क्वेश्चन कम हो जाएंगे। अब ये पॉइंट है ना, इसको मैं इसके साथ लिंक करता हूँ, राइट क्वेश्चन इन द स्टडी मटेरियल इटसेल्फ अबाउट द रिलेवेंट टॉपिक, ताकि नेक्स्ट रिवीजन में वो क्वेश्चन आपको करना ही नहीं पड़ेगा क्वेश्चन बैंक से, वो ऑटोमेटिकली जब आप स्टडी मटेरियल से थ्योरी को रीड करोगे जब कवर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज फॉर कंपनीज एक्ट, मैंने ड्रॉन चार्ट्स को रेफर किया था। अब इसका रीज़न क्या है, देखो आजकल क्या हो रहा है, कंपनीज एक्ट का वेटेज बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, और इंटर में भी हम पढ़ के आते हैं, तो मेरे को ये यूज़फुल लगा नहीं था कि मैं 100 पेज का स्टडी मटेरियल को कीवर्ड्स ढूंढने बैठूँ फॉर 5 मार्क्स, मैक्सिमम 5-10 मार्क्स। तो मैंने ड्रॉन चार्ट्स उठाए थे सार्थक जैन सर के, उसके अंदर काफ़ी चीज़ें कवर है और बहुत ही अच्छे मैनर में कवर है, उससे मैंने कर ली थी, ताकि मेरा टाइम भी सेव हो गया और एग्जाम में क्वेश्चन आया तो मैं इस पोजीशन में था कि मैं ड्रॉन चार्ट्स को देखने के बाद भी अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व करके मार्क्स ला सकूँ। लेकिन कंपनीज एक्ट में एक टॉपिक है कारों का, वो कारो आप स्टडी मटेरियल से करना, क्योंकि कारो का अलग से वेटेज होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, वो आप स्टडी मटेरियल से जो भी है पूरा अच्छे से कर लेना। फॉर स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग ये मैंने ड्रॉन चार्ट से किए थे, लेकिन ड्रॉन चार्ट से भी मैंने पूरा नहीं किया था। अब हुआ क्या था, देखो क्वेश्चन बैंक तो करना ही होता है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग में, क्वेश्चन बैंक मैंने अतुल सर का किया था, मैं बता चुका हूँ। उसके अलावा क्या होता है, डायरेक्ट हमें ना स्टैंडर्ड्स जैसी चीज़ों में क्वेश्चन लेके बैठते हैं ना, तो अपने को सीक्वेंस समझ में नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन का तो जम्बलिंग होती है आगे पीछे, हर क्वेश्चन बैंक में ये होता है, तो वो एक सही से अपने पास प्रोसेस आइडेंटिफाई नहीं होता किसी भी स्टैंडर्ड्स का, हम कैसे ऑडिट को परफॉर्म करते हैं। तो इसलिए मैंने ड्रॉन चार्ट्स लिए थे। अब मैंने क्या किया था, सपोज क्वेश्चन बैंक में कोई भी स्टैंडर्ड है, सपोज स्टैंडर्ड 500 ऐसे 500, उसके जो जो 5 क्वेश्चन है, तो उन 5 क्वेश्चन के जो आंसर्स है उसके नोट्स ड्रॉन चार्ट्स में तो थे, तो वो मैंने टिक कर दिया। उसके अलावा कोई ऐसा पॉइंट मेरे को ड्रॉन चार्ट में लगा कि हाँ इस पे क्वेश्चन बन सकता है, और वो मेरे को कैसे मैंने एनालिसिस किए, पुराने पेपर देखे, क्वेश्चन बैंक देखा, उससे मेरे को हिंट हुआ कि हाँ जिसमें बुलेट पॉइंट ज़्यादा होते हैं या जिसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसे फ्रेम हो सकती है, खुद से एनालिसिस किया, तो वो पॉइंट मैंने एक्स्ट्रा कर लिया। तो कुल मिला के जो क्वेश्चन बैंक में क्वेश्चन थे उनका आंसर वो मैंने ड्रॉन चार्ट से कर लिया था, ताकि एक प्रोसेस ओरिएंटेड पूरा सीक्वेंस हो जाएगा कि हाँ पहले ऑब्जेक्टिव होता है, फिर ये होता है, फिर वो होता है, तो समझ में अच्छे से आता है। तो एग्जाम में भी अपने को कोई नया क्वेश्चन फ्रेम हो जाता है स्टैंडर्ड का, तो दिक्कत नहीं होती। उसके अलावा कुछ ऐसे पॉइंट्स जो मेरे को लगा हाँ एग्जाम में आ सकते हैं, सपोज 9-10 बुलेट पॉइंट में उसका नोट्स दिया हुआ है, तो उस पर सीधा क्वेश्चन बन सकता है, तो वो भी कर लिया। तो 100% ड्रॉन चार्ट से मैंने सारा कवर नहीं किया था, जो क्वेश्चन बैंक में पॉइंट्स थे वो, उसके अलावा जो मेरे को लगा कि आ सकता है वो मैंने कर लिया था, और उससे मेरा काम चल गया था। मेरे टाइम में काफ़ी नए क्वेश्चन आए थे स्टैंडर्ड्स के, बट फिर भी मैंने मैनेज कर लिया था, क्योंकि मैंने एक्स्ट्रा चीज़ की थी उससे, और उससे मेरे को फ़ायदा हुआ। और उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स थे जो मैंने किए थे वो मैंने सारे स्टडी मटेरियल से किए थे, उसमें से मैंने कीवर्ड्स को हाईलाइट करके यूज़ किया था। ये वाला पॉइंट मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब आते हैं एमसीक्यू की बारी। अब एमसीक्यू के केस सिनेरियो तो एक बार छोड़ देना, जो नॉर्मल एमसीक्यू है ना 120 वो अभी कर लेना, वो आराम से अभी हो जाएगी, और उसमें से जो इजी एलिमिनेट कर देना, जो हार्ड है वो नेक्स्ट रिवीजन के लिए टिक कर देना। अब आते हैं अपन फर्स्ट रिवीजन पे। अब मैंने यहाँ पे 15 डेज़ लिखा है। देखो 15 डेज़ ऑडिट के अंदर एक मेरे को लगता है सही टाइम है, ना ज़्यादा है ना कम है, फिर भी अगर मैक्सिमम 16 कर देना, इससे ज़्यादा मत करना, क्योंकि आपको बचे हुए सब्जेक्ट्स के लिए टाइम कम पड़ सकता है, ठीक है। और अगर आप पहले ही कर लेते ऑडिट 10-12 दिन में तो बहुत ही अच्छी बात है, बट ये ध्यान रखना क्वालिटी पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, हर चीज़ को अच्छे से लर्न करना। रटना ज़रूरी नहीं है, लर्न करना ज़रूरी है। लर्न और रट्टाफिकेशन में अकॉर्डिंग टू मेरा ये मेरे को ऐसा लगता है कि इन दोनों चीज़ों में फ़र्क है। रट्टाफिकेशन यानी कि अपन बिना समझे उसको बस रटते जा रहे हैं, मगअप करते जा रहे हैं, बट लर्न करते तो अपन साथ में समझते भी है।
इससे क्या होता है, जब एग्जाम में नया क्वेश्चन फ्रेम होता है ना, तो हम अच्छे से क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को समझ पाते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं अपने माइंड के अंदर, और फिर एक अच्छी सी उसी स्टडी मटेरियल की लैंग्वेज में आंसर को फ्रेम कर सकते हैं। तो अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए चीज़ें है क्या, तो मज़ा आएगा। तो अब इसमें आपको क्या करना है, फर्स्ट रिविजन में लर्न करना है स्टडी मटेरियल को, ड्रॉन चार्ट्स को, और अगर आपको लगे आपका टाइम गैप बिटवीन द फर्स्ट रिविजन और बिटवीन द फर्स्ट रिवीजन एंड क्लासेस ज़्यादा हो गया है, प्लस आप कुछ टॉपिक्स भूल रहे हैं, तो एक बार के लिए रिवीजन वीडियो को रेफर कर लेना। और साथ में है ना, इसके अंदर आपको एक चीज़ और करनी है, आपको है ना एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी डे आपको 10 मिनट, ठीक है, रिवीजन करना है किसका, स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का। अब आप खुद से कर सकते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज सीए सानिध्य सराफ सर का रिवीजन वीडियो है स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग के ऊपर, एक पूरा कंपाइल्ड वीडियो इनका, वो आप सुनना हर 10 मिनट रात को सोने से पहले। पूरा दिन की पढ़ाई करने के बाद अच्छे से उसको या तो खुद रिवाइज कर लेना, जो जो आप स्टैंडर्ड्स उस पूरे दिन में लर्न करें, या फिर आप स्टैंडर्ड्स नहीं भी कर रहे हैं तो भी जो टॉपिक कर रहे हैं उसको तो करना ही है पूरा दिन, और रात में अलग से एक रिवीजन वीडियो सुन लेना। तो उससे क्या होगा, जब आप स्टैंडर्ड्स तक पहुंचेंगे ना, तो आपकी एक ग्रिप बन चुकी होगी, आपको कुछ टॉपिक, कुछ स्टैंडर्ड्स के नाम बहुत अच्छे से याद हो चुके होंगे, और आपके लिए एक कंसेप्चुअल फ्लो बना हुआ रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट ये सीक्वेंस है। अब ये सीक्वेंस मैंने फॉलो किया था, ये सीक्वेंस मेरे को सही लगा था। इसमें मैंने हार्ड इजी टॉपिक, लेंदी और शॉर्ट टॉपिक और वेटेज वाइज को शॉर्ट कर दिया था, ताकि मेरे ऊपर कभी भी बर्डन फील नहीं हो। अब इसमें से आपको कुछ चैप्टर्स मिलेंगे नहीं, क्योंकि मैंने 2 कैटेगरी बनाई थी, व्हाट टू डू एंड व्हाट नॉट टू डू। इसके अंदर व्हाट टू डू कैटेगरी है, जिससे एग्ज़ाम में मेरे को 88 मार्क्स का पेपर मिल गया था, और इतना मैं कह सकता हूँ कि 85 से ऊपर का आपको भी मिल ही जाएगा, और आराम से आप 60+ मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन बैंक। अब आपको लगे अगर आपके पास समय की कमी है, तो आपको क्या करना है, आपको लास्ट 3 अटैम्प्ट के क्वेश्चंस स्किप करना है। अब मैं लास्ट 3 अटैम्प्ट का बोल रहा हूँ, तो उसमें सारी चीज़ें कवर होती है, यानी कि आरटीपी भी, एमटीपी भी और सजेस्टेड आंसर्स भी। और साथ ही आपको क्या करना है, जो इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट है ना क्वेश्चन के, उनको स्टडी मटेरियल के रिलेटेड प्रोविजन में लिख देना, या फिर अगर आंसर जो है वो स्टडी मटेरियल में यू का यू कोई सेम टॉपिक है, तो फिर एक काम करना, वो क्वेश्चन को स्टडी मटेरियल के ऊपर लिख देना, जैसा मैंने पहले बताया था। उससे क्या होगा, आपके क्वेश्चंस कम होते जाएंगे। ऑडिट बहुत ही लेंथी सब्जेक्ट है, और बीइंग अ थ्योरी इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिवाइज इन 1.5 डेज। तो जितने क्वेश्चंस आप कम कर सको ना, इट विल बी बेनिफिशियल टू यू। मेरे को याद है मैंने 9 से 10 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं किए थे। स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को मैं अलग मान रहा हूँ, हाँ, उसके तो सारे क्वेश्चंस करनी ही है, अपने पास कोई चॉइस नहीं हो, लेकिन उसके अलावा जितने भी चैप्टर्स थे ना, मैंने मुश्किल से 10-1 क्वेश्चन किए थे, बाकी मैंने सभी स्टडी मटेरियल में कवर कर लिया था, ताकि मैं एक फ्लो के अंदर फटाफट रीड करता चलूँ और एग्जाम में सारा कोर्स अच्छे से कवर कर सकूँ, जितना मैंने कोर्स किया। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ क्वेश्चन करनी है, शॉर्ट लिस्टिंग का तरीका मैंने आपको बता दिया, या तो आंसर के ट्रिकी पॉइंट लिख दो, या आंसर सेम है तो क्वेश्चन वहाँ लिख दो, और उसके अलावा क्या है, ओके। अब आपको क्या करना है, जो फर्स्ट रिवीजन में फर्स्ट क्लासेस के टाइम आपने 120 MCQ किए थे, उसमें से आप कुछ जो टिक MCQ किए थे वो आपको वापस रिवाइज करने हैं। अब आती है केस सिनेरियो की बारी। ये मैं हर वीडियो में कहता हूँ, हर वीडियो में मतलब जो वो सब्जेक्ट जिसमें MCQ है, एक साथ 40 केस सिनेरियो मत करना, बहुत हार्ड होते हैं MCQ केस सिनेरियो वाले, आप भी डिप्रेस हो जाओगे और टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा, इसलिए डिवाइड करना इसको, और फिर करना फर्स्ट रिवीजन में 20 कर लेना, और 20 को शॉर्ट लिस्टिंग करके उसको 10 बना देना, मतलब 10 ही टिक करना, 10 को एलिमिनेट कर देना। अब एलिमिनेट करने के बाद जो 10 एलिमिनेट हुए ना, उनके जो भी इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट है ना, वो अलग से अपनी नोटबुक में लिख देना, ठीक है। MCQ शीट बना देना। सीए सानिध्य सराफ सर की एक ब्रह्मास्त्र बना हुआ है, ब्रह्मास्त्र फाइल फॉर ऑडिट MCQ, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो, और उसके अंदर अपने पॉइंट्स को ऐड ऑन कर सकते हो। उसमें सारे पॉइंट्स कवर नहीं है, आप अपने पॉइंट्स उसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। और अब उन्होंने ऐड ऑन कर दिया, तो मेरे को उसका आइडिया है नहीं, मैं अपने अटैम्प्ट तक की बात बता रहा हूँ। अब आपको मॉक टेस्ट की बारी आती है। अब देखो यार, फर्स्ट टाइम रिवीजन कर रहे हो तो मॉक टेस्ट जब भी देना अगर आप कॉन्फिडेंस हो, अदरवाइज कोई मतलब नहीं है, नहीं तो नेक्स्ट बार तो अपने को देना ही है। अब आते हैं अपन सेकंड रिवीजन पे। सेकंड रिवीजन में उन्होंने 8 डेज लिखा है, वही करना है जो कि अपन ने फर्स्ट रिवीजन में किया था। स्टडी मटेरियल और ड्रॉन चार्ट्स को रिवाइज करना है, हर दिन सोने से पहले स्टैंडर्ड ऑडिटिंग को रिवाइज करना है। खुद से रिवाइज कर सको तो खुद से कर लेना, अदरवाइज सानिध्य सराफ सर का रिवीजन वीडियो सुन लेना, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और आपको कोई और फैकल्टी का पता था आप उनका सुन लेना, मैं किसी का ऐसे प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ओके। फिर क्वेश्चन बैंक करना है अपने को, चैप्टर वाइज क्वेश्चन की शॉर्ट लिस्टिंग करनी है, टिक MCQ करने 120 में से जो टिक बचे हुए हैं, सपोज 50-60 जितने भी बचे हुए, ओके, जो आपने टिक कर दिए। अब क्या करना है, उसके अलावा जो फर्स्ट रिवीजन में 10 केस सिनेरियो किए थे ना, वो कर ले,
20 किए थे, उसमें से 10 को शॉर्टलिस्ट किया था, तो 10 वो कर लेना और 10 एलिमिनेट किए थे, उनके जो ट्रिकी पॉइंट है वो कर लेना। अब क्या करना, जो रिमेनिंग 20 है उनको करना, उसमें से 10 को शॉर्टलिस्ट करना, 10 को एलिमिनेट करना, एलिमिनेट करने के जो इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट है वो MCQ शीट में लिख देना। और इस बार तो मॉक टेस्ट देना ही है, 100% श्योर आपको देना ही है मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से मत भागना, ऑडिट के अंदर मॉक टेस्ट बहुत कुछ सिखाएगा, क्योंकि इसको मतलब डेड दिन में करना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है। तो ये मॉक टेस्ट आपको अच्छा हिंट दे देगा कि आपको कैसे कवर करना है। ओके, अब अपन आते हैं नेक्स्ट थर्ड रिवीजन पे, जो कि आपको 3 दिन में मैनेज करना है। 3 का 3.5 कर देना, उससे ज़्यादा मत करना, अदरवाइज आपको 1.5 डेज में प्रॉब्लम आने के चांसेस हो सकते हैं। ओके, वही करना है, स्टडी मटेरियल को रिवाइज करना है, ड्रॉन चार्ट्स को करना है, क्वेश्चन बैंक करना है चैप्टर वाइज, और इस बार क्वेश्चंस की फाइनल शॉर्ट लिस्टिंग कर देना। बहुत कम क्वेश्चन रखना ऑडिट में, मैं रिपीट कर रहा हूँ, बहुत ही कम क्वेश्चन रखना, क्योंकि इतना टाइम नहीं मिलेगा कि आप स्टडी मटेरियल भी लेके बैठे हो और क्वेश्चन बैंक भी लेके बैठे हो। क्वेश्चन बैंक सिर्फ स्टैंडर्ड ऑडिटिंग के लिए अपने को देखना है ड्रॉन चार्ट्स के साथ, बाकी सारे चैप्टर्स में अपने को सिर्फ अपना मटेरियल पे फोकस करना है, क्वेश्चन उसी में कवर करने हैं अपने को, उस हिसाब से अपने को तैयारी करनी है, मैं बता चुका हूँ कैसे। अब अपने को क्या करना है, जो 120 के अपन ने कट शॉर्ट करके जितने भी 30, 40, 50 किए वो रिवाइज कर लेना। अब अपने को क्या करना है, केस सिनेरियो MCQ के लिए 40 में से अपन ने 20 को शॉर्टलिस्ट किया है, उन 20 को करना और उस 20 को वापस शॉर्टलिस्ट करके पास तक लिया ना, क्योंकि लास्ट दिन इतना ही टाइम बचेगा कि आप पास से ज़्यादा कर ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है मैं बताता हूँ वापस। 40 थे, 40 में से अब आपको 20 जो आपने शॉर्टलिस्ट किए उनको रिवाइज करना, और जो 20 एलिमिनेट किए उनके इंपॉर्टेंट ट्रिकी पॉइंट को रिवाइज करना। अब 20 को कट शॉर्ट करके 5 पे लिया ना, और जो 15 एलिमिनेट किए ना इस राउंड ऑफ रिवीजन के अंदर, उसके इंपॉर्टेंट और ट्रिकी पॉइंट एक MCQ शीट में लिख देना अगली बार, और उसको एग्ज़ाम से पहले रिवाइज कर लेना 1.5 डे में। और इस पर भी मॉक टेस्ट देना, क्योंकि ऑडिट में आप 2 मॉक टेस्ट दोगे ना तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ओके, अब फाइनली अपनी गाड़ी आ चुकी है लास्ट 1.5 डे बिफोर द एग्ज़ाम। देखो, कुछ भी नया नहीं करना, जो कर लिया जितना कर लिया उतना सफिशेंट है, जो कर लिया जितना कर लिया उतना सफिशेंट है। क्या क्या करना है, स्टडी मटेरियल, ड्रॉन चार्ट्स और टिक क्वेश्चन बहुत कम करना, वापस रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब जिस दिन आपका SFM का एग्ज़ाम खत्म होएगा ना, उस दिन तो आके जो लेस वेटेज वाले और जो आपके इम्पॉर्टेंट नहीं सॉरी जो स्ट्रॉन्गेस्ट टॉपिक है ना उनको कर लेना, ताकि कॉन्फिडेंस फील होएगा। अब जिस नेक्स्ट डे होएगा जो हॉलीडे वाला, उस दिन स्टार्टिंग से हार्ड चैप्टर्स को शुरू करना, लाइक प्रोफेशनल एथिक्स हो गया सपोज, और आप चाहो तो सीक्वेंस सेम भी रख सकते हो। और फिर और हाँ, पूरे 1.5 डेज के में अगर आपको कभी भी लगे कि भाई टाइम कम हो रहा है, तो फिर क्वेश्चन आंसर्स को छोड़ देना, सिर्फ अपने तो प्रोविजंस और स्टडी मटेरियल की थ्योरी को लर्न करते जाना। मोस्ट चांसेस यही रहेगी कि नया क्वेश्चन फ्रेम होएगा। ठीक है, तो पुराना क्वेश्चन नहीं भी देख पाओ तो चलेगा। और फिर लास्ट यानी कि 1.5 आवर्स बिफोर यू लीव फॉर योर एग्ज़ाम, आपको क्या करना है, आपको जो टिक MCQ और टिक केस सिनेरियो है वो करने हैं, और जितने भी ट्रिकी पॉइंट्स हैं जो आपने MCQ शीट में लिखे हैं वो आपको करना है। तो ये आप कर लोगे ना, आई एम डैम श्योर यू आर एबल टू स्कोर 60+ मार्क्स। ठीक है, अगर आप 100% सिलेबस नहीं भी कर पाते हो तो भी आप आराम से 60+ मार्क्स लेके आ सकते हो। ये जो PDF है ये आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है CA इनसाइट्स विद दीपम, एंड ग्रुप का जो लिंक है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूंगा। मैं नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर टू द मैक्सिमम पीपल, योर फ्रेंड्स एंड एनी अदर पर्सन हु कैन बेनिफिट फ्रॉम द सेम। ओके, बाय बाय।